नमस्कार। आज गुरुवार अपना गुरुवारी वीकली मीटिंग एमएसडी ना मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी मीटिंग में बधाने स्वागत। विशेष है सांप्रत जब હું हिंदी में बोलूं कि બધા लोगों पास ये बात पहुंचे। हम जब सांप्रत की बात करते हैं तो करंट सिचुएशन जो होता है उसको सामने रखते हैं। करंट सिचुएशन में तो हमारे सामने कोरोना वायरस बहुत बड़ा एक बात हमारे पास है, उसको लेकर चर्चा करेंगे डॉक्टर दुर्गेश मोदी, और सांप्रत के बारे में चर्चा करेंगे हमारे एमएसडी के कन्वीनर रेस्पेक्टेड प्रकाश भाई शाह। तो लेकिन जब सांप्रत की बात करते हैं, हम जब डिसाइड करते हैं उससे पहले ऐसा कुछ घटना घट जाता है जो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। देखिए ना, रातें रात अमेरिका में क्या हो गया। कैपिटल हॉल में जाके पूरा राइटिस्ट फोर्सेस, ट्रम्प के सपोर्टर अंदर घुस गए और बोले कि हम ये इलेक्शन का रिजल्ट मानेंगे नहीं। राइटिस्ट फोर्सेस हैं और चार लोग मर गए, एक महिला के साथ 4 लोग आघात में घायल हैं, साथ 4 लोग मर भी गए हैं। पूरा पेंडेमियम बना के रखा इसने, रिवोल्ट जिसको कहते हैं, इंटरनल रिवोल्ट कहते हैं। पूरा हम मानेंगे नहीं। ऐसे घटना शायद अमेरिका में कभी नहीं हुआ था, शायद दुनिया में भी कभी नहीं हुआ था, पहली बार अमेरिका में हुआ। सारे वर्ल्ड के लीडर जो है इसको कंडेम कर रहे हैं। इसलिए तो ट्रम्पिज्म का तो ये इनविटेबल था, यही होने का ही था, ये तो इनविटेबल था। वो तो ऐसे ही सब कह रहे हैं। इवन बुश जो है रिपब्लिकन पार्टी के जो है वो भी इसको कंडेम कर रहे हैं। तो ये छी कर रहे हैं। तो ये ऐसी परिस्थिति वहां खड़ी हो गई। जो जॉर्ज फ्लॉयड के डेथ के बाद जो ब्लैक लाइफ मैटर शुरू हुआ, उसके अंत बाद में ट्रम्प का डिफीट में रूपांतरित हुआ। ये सब जानते हैं, इसका चर्चा हमने पहले भी कर चुके हैं। और जब ट्रम्प चुन के आए तो अमेरिका के लोग बोले कि ये इनको हम मानेंगे नहीं, ही इज नॉट अवर प्रेसिडेंट। महीने 1.5 महीने वहां तो रास्ते पर लोग तो स्लोगन देते रहे। फिर मी टू मूवमेंट, जो असल्ट, सेक्सुअल असल्ट की बात और औरतें आ गई, वो मी टू मूवमेंट कभी जनरेट भी हुआ। सो दिस वाज ट्रम्प। और ट्रम्प आने के बाद जो घटनाएं हुई दुनिया में, इसका हिसाब देने के लिए हम दूसरा बार एक चर्चा हमको बराबर हमको करना पड़ेगा। तो ये जो बात है कि ट्रम्प के बाद जो है ये कभी तो सोचे भी नहीं होंगे कि ट्रम्प की वो हार जाएंगे। शायद ये कंपेयर हम कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी भी जब इमरजेंसी में उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किए, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मैं भी हार जाऊंगी। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वर्डिक्ट को माने कि अपसेट करने के लिए कोई इसका प्रोसेस चालू किया गया। लेकिन ये अमेरिका में हुआ। थर्ड गियर ऑफ डेमोक्रेसी की बात जो सब लोग कह रहे हैं इसको लेकर, तो ये सबको लेकर आज चर्चाएं हो रही हैं। जो हमारे 46th प्रेसिडेंट अमेरिका के रहेंगे और पावर तो ट्रांसफर होगा 20 तारीख को। ट्रम्प अभी मान गए हैं कि नाउ ही कंसीडर्ड डिफीट, और 20 जनवरी को ट्रम्प और कमला हैरिस दोनों को शपथ ग्रहण होगा। ये बात अभी पूर्ति हुई है। हाँ, जॉर्ज बाइडेन, हाँ, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है, सॉरी, वो जॉर्ज बाइडेन है, वो 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। लेकिन इसके साथ में एक चर्चा में खाली एक सूचना दे रहा हूं कि ये बैलेट बॉक्स के कारण ही तो ये सब हो पाया ना, डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन की बात हो पाई। तो शायद वर्ल्ड में बैलेट बॉक्स पर ईवीएम का चर्चा शायद चलेगा। मैं यहां बात को छोड़ रहा हूं मैं। और एक बात है कि नेशनलाइजेशन की एक नेशनलिज्म और वैक्सीनेशन साथ साथ चल रहा है, उसकी बात तो आगे चलेगा। लेकिन हम डॉक्टर दुर्गेश मोदी जो है वो बात करेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। और इंटरनल बात में फार्मर लोगों ने तो पूरा एकदम आसमान को छूने वाली आवाज के साथ अभी आज ट्रैक्टर, बहुत बड़ी ट्रैक्टर है, निकाले। कल 8वां राउंड डिस्कशन कल है, और डिस्कशन में क्या नतीजा आएगा मालूम नहीं, सबको इंतजार है उससे मिलने या उनका डिस्कशन के बारे में। और तो ये बात जो अभी है कि एक तो बात एक्सटर्नल बात हुआ, एक तो इंटरनल फार्मर स्ट्राइक जो बात है, इसको सारे के सपोर्ट भी है। और बहुत सारे परिवर्तन, करंट पर प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो रहे हैं। और प्रकाश भाई हमारे साथ हैं और जो हमको इस सारे बात को इनलाइटन करेंगे।
मैं बस आज ये जो ताजा समाचार जैसे ये समाचार जैसे ही बात करके मैं प्रकाश भाई को कहता हूं कि वो प्रेजेंट जो सिचुएशन जो है हमको बोले और इसके बारे में भी कि कुछ हमको मार्गदर्शन भी दे। प्रकाश भाई। दोस्तों, अभी हमारे साथी रत्न ने कहा कि ये प्रकाश भाई नाम की जो शख्सियत है वो आपको मार्गदर्शन देगी। लेकिन मार्गदर्शन तो अमेरिका की जनता ने ट्रम्प साहब को करा दिया। वो और ट्रम्प नाउ कंसीड्स कि भाई ये 20 जनवरी को आप जो बाइडेन को इख्तियार सौंप देंगे। हालांकि ट्रम्प वॉज ऑन रिकॉर्ड कि 6 जनवरी को कुछ होने जा रहा है, डे ऑफ रेकनिंग, एंड ही वांटेड हिज वाइस प्रेसिडेंट कि भाई आप कम से कम ये इलेक्टोरल कॉलेज वाला कैंसिल कर दीजिए। He was supposed to be most obedient vice president, but at last moment ultimately realized what is his duty to the constitution. A point comes in your life when you follow constitution, when you follow conscience, and you would not follow the dictats of any almighty, so-called almighty person. And that was the moment of reckoning. The 6 जनवरी moment of reckoning ये नहीं थी कि उठाव हुआ और 4 लोग की हमें अफसोस है हत्या हुई, but the moment of reckoning was ये कि the vice president rose to the occasion. He followed his conscience, he followed his constitution, and something that during emergency would have been prime ministers like Jagdeen Ram and Yashwantrao Chauhan could not do, but the present Viceroy of America did it, and we feel sort of not elated but a little relieved. अब ये मार्गदर्शन की बात है तो आप देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। लोग आपके पास न्याय के लिए आए हैं और आप उनको रास्ते पर दर्शन कराते रहते हैं। इतनी इनकी एक दृढ़ता है लोगों की कि सरकार के बुलाने पर बातचीत के लिए अगर खाने पर जाते हैं तो अपना खाना साथ लेकर जाते हैं। मैं ये जो 20-20 की साल है उसे अपने इतिहास में 2020 की तरह एक निर्णायक साल मानता हूं। निर्णायक इस माने में कि हमने उसके आरंभ में शाहीन बाग का एक साक्षात्कार किया, और निर्णायक इसलिए भी कि जब ये 2020 खत्म होने जा रही थी, 21 का आगमन हो रहा था,
हमारे बीच एक किसान उठा था. इट्स अ ग्रेट थिंग. पॉइंट इज के आपके प्राइम मिनिस्टर और उनके सब साथी इस बात का सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं कि नहीं. onus is on them. Onus is on them. Perhaps, and mark my words, they don't believe in normal politics. I am not craving for any mass mobilization and a sort of some kudeta, nothing like it. मैं केवल इतना कहता हूं कि आप नॉर्मल पॉलिटिक्स तो खेलिए. व्हाट इज नॉर्मल पॉलिटिक्स? Years ago I read a very interesting book by I think it was by Bernard Crick, and what was the title? In Defense of Politics. Wonderful book. Wonderful book. Crick said कि भाई देखो, आप पॉलिटिक्स माने क्या समझते हैं? आप कुछ प्रस्ताव करते हैं, फिर दो कैंप में मानो मतभेद होता है, तो यू प्रोटेस्ट, देन यू मीट एंड देन यू नेगोशिएट. इट्स अ नॉर्मल पॉलिटिकल लाइफलाइन. मैं कोई बड़ी क्रांति की, कोई अपहेल की बात नहीं करता हूं. ए नॉर्मल पॉलिटिकल वे आउट. आप नेगोशिएट करिए, आप अपनी बात कहिए, ये अपनी बात कहे, और फिर आप मामला निपटा सके. तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इतने ज्यादा बहुमत के बाद भी, in spite of a sort of a record majority, खुद अपने विक्रम को भंग करके, इसके बाद भी ये बीजेपी लीडरशिप ये एक नॉर्मल पॉलिटिक्स खेलने की एक जो सहज ताकत अपने में होना और नॉर्मल पॉलिटिक्स का की एक सहज सूझ होना, ये क्यों नहीं दिखा सकती है? यानी इन स्पाइट ऑफ इट्स ग्रेट मेजोरिटी ये डर रही है, क्या है? और इनकी ट्रेजेडी ये है कि शाहीन बाग में दो it was a sort of a Muslim majority effort, it didn't turn communal. It became a civil society response on a massive scale. Burqa-clad Muslim women speaking in the name of the Constitution and unfurling the national तिरंगा, आप इसे कम्युनल नहीं बना पाए. फिर भी आप देखिए कि दिल्ली के चुनाव तक इन्होंने शाहीन बाग को ही अपना कैंपेन का ये बनाया. तो अब क्या करे, उन पर तरस आती है, थोड़ी करुणा भी होती है कि ये हमारे फार्मर्स कई मुस्लिम भी नहीं है. अब ट्रेटर कहेंगे तो ट्रेटर भी नहीं है, तो उनके हाथ में कोई कार्ड नहीं चलता है. तो अब देखिए 8वें राउंड में क्या होता है. बट जैसे दिल्ली में चुनाव थे विधानसभा के, अब बंगाल में गर्मा रहा है वातावरण. और एज ऑफ टुडे ममता इज of course facing a great challenge. Not that she may not be threatened, she might be threatened, but still the point is कि अभी कल परसों तक जितने सर्वे चले उसमें ममता का पलड़ा भारी है. हालांकि बीजेपी अब
खुद तृणमूल होकर बंगाल को तृणमूल मुक्त करने की एक, बस उसको 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 साथ, मे बी आई डोंट नो कि ये किसान उठाओ की बात छोड़िए, फिर ये लव जिहाद, ये एंटी कन्वर्जन, गोरक्षा, ये सब चला चला कर मे बी they would like to have a sort of impact, of course a bad impact and a mal effect, कि बंगाल को बांग्ला चुनाव को एक कम्युनल उसमें वो, और हमारी कमबख्ती ये है कि जैसे उत्तर जिन्ना साहब को उनके हिंदू काउंटर पार्ट आजादी के बाद भी भारत में मिलते रहे, अब अंसारी का पॉलिटिक्स देखिए, ओवैसी का, और ये जिस प्रकार से वोट लेने जा रहे हैं ये काफी सुलझे हुए हैं। वैसे अपने आर्ग्यूमेंट्स में वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें जाएंगे एंड कैन स्टैंड एनी टेस्ट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ही विल बाय एंड लार्ज he will be able to sail through, but all said and done it is a sort of a Muslim polarization, and that helps BJP competitive communalism। तो ये देखना है। और बीजेपी का सवाल है, अभी हमारे यहाँ गुजरात में उनकी समन्वय समिति चल रही है, उनके सब परिवार के लोग, सब भगिनी संस्था, उसके प्रतिनिधि, उनका जमावड़ा गुजरात में है प्रतिनिधियों का, और आज शायद उसका दौर खत्म होने जा रहा है। ये जो समन्वय समिति मिली उसके पहले अभी लेट लास्ट वीक इन्होंने अपनी जो थिंक टैंक है, जो पॉलिसी स्टडीज की बनाई है, उसके डायरेक्टर, फाउंडर डायरेक्टर और उसके फाउंडर चेयरमैन बजाज साहब और श्रीनिवास, इन्होंने मिलकर एक किताब निकाली है। अब आप टाइटल सुन लीजिए तो बिल्कुल क्लियर होगा। इनका टाइटल ये है, मेकिंग ऑफ अ हिंदू पैट्रियट, और उसके बाद कोलन के बाद हिंद स्वराज का जिक्र है। मतलब गांधी एंड हिंद स्वराज, इसको आप आपके हिंदुत्व राजनीति के वैचारिक झंडा बरदारी के लिए, समर्थन के लिए, और देश के जो सरल भोले लोग हैं ईश्वर की कृपा से, इन सबको हिंदुत्व के लिए एक हौसला अफजाई देने के लिए अब ये एक कला है। अब गांधी कैन गिव यू अ कैच। वो कहते थे कि मैं सनातन हिंदू हूं, हाँ ठीक है, मैं हिंदू हूं वगैरह वगैरह, लेकिन अस्पृश्यता में नहीं मानता हूं। शास्त्रों में कहा है, हाँ मैं भाई हिंदू तो हूं, लेकिन अगर शास्त्रों में अस्पृश्यता है तो उसमें मैं शास्त्रों में नहीं मानता हूं। तो ये तो कैसा हिंदू, ये तो आपको आप हैरत अंगेज रहने पड़ेगा। हालांकि वैसे जो सेक्युलरिज्म की ख्यालात हमारे यहाँ आई, उस भाषा में गांधी बात नहीं करते थे। वो धर्म प्रीति से, लेकिन संप्रदाय मुक्त अभिगम से बात करते थे। राम की बात करते थे तो
कोई दशरथ के पुत्र राम की बात नहीं करते थे, यानी ये उनका एक सारा इम्प्रोवाइज चलता था। तो जो हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं था। संघ परिवार की क्या दिक्कत है, वो आपको हिंदू के नाम पर अपील करती है और आपको सरल बोले समर्थक भी मिल जाते हैं, लेकिन लेकिन RSS over the years has created a political Hindu. While Gandhi was a Hindu, here you have a political Hindu. मैं गांधी के उसमें प्रोग्रेसिव ह्यूमैनिटेरियन रुझान वगैरह थी उसका जिक्र नहीं करता हूँ। मैं कल इतना कहता हूँ कि अगर गांधी हिंदू होने की बात करते हैं तो ही वो तो हिंदू। Here the RSS brand Hindu is basically a political Hindu. Take it from me, he cannot but be a political Hindu. अब आपका जो पॉलिटिकल हिंदू होना है उसे जस्टिफाई करने के लिए आप गांधी के हिंदू होने पर और उन्होंने अपने हिंदू होने का जो एक प्रकार से समर्थन किया एक माने में कभी, तो उसके पर बल देके अपने हिंदुत्व की इमारत बनाने जा रहे हैं। એટલે इट्स अ प्रोसेस ऑफ appropriation of Gandhi, not merely appropriation. It is either knowingly or unknowingly, this is an approach which is basically non-Hindu. जो हिंदू आपने पैदा किया वो अपने को सिवा के आप उनके सामने मुस्लिम रख दो, ये हिंदू अपने को पहचान नहीं पाएगा। यू हैव टू बी एंटी मुस्लिम सो एज टू बी अ हिंदू। ये बड़ी शर्मनाक बात और खौफनाक बात है कि आपको आपका धर्म कहिए मजहब कहिए वो उसका सहज स्मरण नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी एनिमी आपको चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए या अप्रत्यक्ष चाहिए। बट अनलेस यू इन्वेंट एन एनिमी you cannot be a political Hindu that RSS wants. And I repeat, unless you invent an enemy, in this case basically Muslims, then again you can work out a scheme for branding urban Naxals, देशद्रोही वगैरह वगैरह, टेररिस्ट भी कह देंगे आप। बट अनलेस यू इन्वेंट एन एनिमी, बेसिकली प्रिफरेबली एडवाइजेबली अ मुस्लिम, योर हिंदू would not be a Hindu, political Hindu. एक और बात, हालांकि उसमें जरा ज्यादा काम करने की जरूरत है, विच वी डोंट रियलाइज, क्योंकि हम सेकुलरिज्म की परिभाषा जो एक स्थापित परिभाषा है उससे चलते हैं, वेस्ट से जो आई, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमारे अगर आप धर्म की भाषा में बात करते हैं इस टर्मिनोलॉजी में, तो धर्म इन इट्स बिनाइन, pristine and pure form has nothing to do with a religion or a sampradaya. Dharma has to do with your understanding and appreciating of the forces that sustain life. Dhruv dharayati iti dharma. धर्म ये
इस प्रकार के प्रोसेसेस की बात है जो आपको सस्टेन करती है। जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो मनुष्य जीवन को समाज के संदर्भ में, प्रकृति के संदर्भ में और मनुष्य मनुष्य के परस्पर संबंध में पोषक बात क्या है, उपकारक और संस्कारक बात क्या है, जो धारण कर सके वो धर्म क्या है। अब ये धर्म कोई आपका शैव, शाक्त, वैष्णव या फिर सावरकर ने जो एक नया हिंदू बनाया और गोरवलकर ने जिसे आगे लिया, ये हेडगेवार, गोरवलकर सब, तो ये हिंदू तो कहीं ये धर्म तो है ही नहीं। अब देखिए, आई डोंट बाय मनुस्मृति इन टोटो, तो इट्स ऑब्वियस, आई थिंक, आई एम नॉट एडवोकेटिंग इट, बट उस जमाने में जो भी सोच थी, मनुस्मृति के ऋषि ने अपने को मानव धर्मशास्त्र कहा। यानी धर्म जो है उसको आप कोई मजहब, कोई क्रीड, कोई रिलीजन उसमें बांध नहीं सकते। तो मैं एक और बात इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, हालांकि मेरी जो बात है वो जरा तात्विक हो रही है, लेकिन अगर इस कसौटी से आप देखें, अगर समन्वय समिति के इन सब साहिबान सोच के साथ कुछ समन्वय कर सके, उनके वैचारिक सोच के आधार पर, तो ग्रेट बात क्या होगी आप समझिए। आई एम गोइंग टू मेक अ फंडामेंटल कंटेंशन, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड विल पुट इट इन राइटिंग समडे, कि भाई जब दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की बात की, तो उसमें धर्म का जो परिभाषा की, ये 8th एडिशन में थी। हालांकि उसमें काफी ऐसा हिस्सा है जो पॉलिटिकल हिंदुइज्म को खा पाएगा, लेकिन अगर धर्म की इस व्याख्या को लेकर दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के अपने थीसिस पर चलते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा। आप और ग्रंथों की बात छोड़ दीजिए, आरएसएस का अपना बाइबल जो गोरवलकर गुरुजी ने लिखा, वी और आवर नेशन ऑफ डिफाइंड, इसको और दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को एक साथ पढ़ने की कोशिश करें। एंड आई चैलेंज, देयर आर पॉइंट्स एंड पॉइंट्स एंड पॉइंट्स which can turn out to be a sort of a parallel critique of the RSS brand political Hinduism. Because Dindayal begins with term dharma and not with any particular religion or संप्रदाय। अब ये इनसे आप बात शुरू करेंगे तो फिर जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के द्वितीय संचालक गोरवलकर, उनकी जो वी और आवर नेशन ऑफ डिफाइंड ये किताब, जो कम से कम 3-4 दशक तक बाइबल की तरह चली आरएसएस के जीवन में, ये किताब सारी अगर आप उसको एकात्म मानववाद के साथ रख दे, तो गोरवलकर विल फाइंड कि वो एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं और कभी भी the entire view or nation defined as an edifice can collapse. I don't buy everything that Dindayal wrote, because उनको अपने लोगों के साथ ताल बिठा के जाना था, तो उसमें काफी ऐसे तत्व भी डाल दिए, लेकिन इनका बेसिक स्टांस अगर वो टिकते हैं धर्म के उसके पर, तो धर्म is a dynamite like force which will simply make the RSS edifice collapse. ये हमारे इंटेलेक्चुअल्स
में और संघ के जो थिंक टैंक वाले हैं उन दोनों की समझ से परे है। हमारे इंटेलेक्चुअल्स इन ऑल ह्यूमिलिटी वो सेकुलरिज्म की बात करेंगे और आपका समर्थन करेंगे, और हम भी करेंगे, सेकुलरिज्म की बात क्यों नहीं करेंगे। बट आप अगर इंडियन ट्रेडिशन में देखें तो धर्म की जो परिभाषा एक हद तक विवेकानंद और गांधी ने की, मे बी ईच हैड सम बेरिंग विद द ऋग्वेदिक अंडरस्टैंडिंग्स, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। बट द पॉइंट इज प्योर एंड सिंपल के धर्म इन द सेंस महाभारत uses it, धर्म that वाल्मीकि रामायण स्पीक्स ऑफ, इसके बेसिस पर आरएसएस का पॉलिटिकल हिंदुइज्म वो टिक नहीं पाता है। एक्चुअली मैं जानता हूं कि मैं ये पोलराइज पॉलिटिक्स से आगे जरा निकल गया हूं, लेकिन आई मीन इट एंड आई वांट टू एलिबोरेट अ लिटिल कि आप देखें कि जो पॉलिटिकल हिंदू आपने पैदा किया ये अभी तक किस प्रकार से चलता है। माय फर्स्ट कंटेंशन इज दैट आरएसएस हैज अ डैम कॉलोनियल माइंड। क्योंकि आप संघर्ष में आए, स्वराज का संघर्ष था और बाद में तो 19वीं सदी में तो फिर अंग्रेजों का ये था। तो अगर वेस्ट के पास नेशनलिज्म है तो हमारे पास भी नेशनलिज्म है, और एक खड़ा किया। ये आरएसएस की जो कंस्ट्रक्शन है वो जो नेशनलिज्म है, इट्स अ पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट। और ये क्योंकि वेस्ट ने अपनी सार्थकता पिछले 2-3 शतक के उसमें आगे चलते हुए अपनी सार्थकता नेशन स्टेट में खोजी, तो हम भी क्यों उस नेशन स्टेट न बनाए। और नेशन स्टेट के लिए कहाँ से लाएंगे ये खानदान, तो हम हिंदू है, और ये चला। तो एक तो आरएसएस इज groomed in a colonial mental makeup which they don't realize. अगर आप हिंद स्वराज को ले तो हिंद स्वराज की बेसिक वो क्या थी, मैं उसके कोई डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, या उसका कोई समर्थन, अंशतः समर्थन, निषेध, पूरा निषेध, ऐसे में ऐसे कोई चर्चा में नहीं जा रहा हूं। बट आप हिंद स्वराज के गांधी को अगर हिंदू एक इमरजेंस ऑफ हिंदू पैट्रियट के रूप में देखते हैं तो हिंद स्वराज की तो दो अवधारणाएं थी। एक तो गांधी क्रिटिसाइज वेस्ट, गांधी हैड हिज लाइकिंग फॉर एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, वो तो सबकी हो सकती है एक जमाने में, लेकिन हिज वेस्ट वाज अ पैरेलल वेस्ट। इट वाज थॉरोज वेस्ट, इट वाज रस्किन्स वेस्ट, इट वाज टॉल्स्टॉयज वेस्ट। तो neither Thoreau nor Ruskin and not Tolstoy, they have never bought this concept of nation state as a sort of कृतार्थता and sarthakta for people. They held is आज के, अगर आज की भाषा में कहे, हालांकि जरा दुराकृष्ट लग सकता है, लेकिन अगर आज की भाषा में कहे तो ये क्या है, ये एक
पॉलिटिकल हिंदू की ख्यालात से अलग प्रो पीपल एक प्रजासु अभिगम की बात है। फिर उसमें उस जमाने में जो लगे औद्योगिकीकरण के भयस्थान, जो आज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम अलग माने से देखेंगे, तो इसका एक विरोध या निषेध है। तो ये दोनों जो हिंद स्वराज की बेसिक बात है, आप मुझे समझाइए कि आरएसएस का पॉलिटिकल हिंदू एक कहाँ टिकता है। यस, इट वाज मेकिंग ऑफ अ पैट्रियट, इमर्जेंस ऑफ गांधी, लेकिन पैट्रियट ऑफ व्हाट टाइप? his search for religion in his South Africa days, his search of religion made him a civil society activist. And just look at the emergence of Gandhi. He is in search of religion, but क्योंकि अभी उन्होंने डिफाइन नहीं किया हो, लेकिन क्योंकि वो धर्म से परिचालित है, ये चालू रिलीजन में उनको संतोष नहीं मिलता है, तो उनका अपना रिलीजियस एक्टिविज्म ये सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के रूप में परिवर्तित होता है। समथिंग that you cannot expect of or think of in the case of his spiritual guru like Srimad Rajchandra. Civil society activism is a new thing that Gandhi ushers in, and that makes the emergence of Gandhi. That is the emergence of Gandhi. अब ये धर्म खोज जो है, उसमें से आप अगर हिंदू पैट्रियट को निकालते हैं तो फिर आपको गांधी की तरह सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट होना है। अगर जरा शायद शिथिल लगे ऐसी परिभाषा करना है तो आपको गांधी की तरह जनवाद से चलना है। अब न तो आप जनवाद बाय कर सकते हैं, न तो आप जनमूलक राष्ट्रवाद बाय कर सकते हैं। आप सत्ता मूलक, राज्य परस्त, हिंस्र, आक्रामक राष्ट्रवाद बाय कर सकते हैं, लेकिन that is not what the emerging patriot in South Africa thought of. एक मायने में अंशतः दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद ये हिंद स्वराज के फिरके में जा सकती है, हालांकि उसकी मर्यादा है जिसका मैंने थोड़ा जिक्र किया। बट द गोरवलकर थीसिस, द सावरकर हेरिटेज एंड एज रिफ्लेक्टेड इन लव जिहाद एटसेट्रा, ये आपके कोई प्योर हिंदुइज्म का ये कोई अवतार नहीं है। तो ये या तो आप गांधी से एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखे, पूर्ववत अगर हिंसक ख्याल से मुक्त हो तो अच्छा है, पूर्ववत जो हिंसक ख्याल थे उससे अगर आप मुक्त हो सकते पूर्व के तो ठीक है, लेकिन आप गांधी को इस तरीके से मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इट इज नॉट अर्थघटन, इट इज अनर्थघटन। आप गांधी को इस प्रकार से मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते। आपको गांधी के नाम की जरूरत है तो आप कुछ पुनर्विचार करिए अपने बारे में। आज तक का जो हुआ उसका जरा खंडन जहां जरूरी है वहां करके दिखाइए। गोरवलकर ने तो लिखा था कि मुस्लिम होना इसको देश में सेकंड क्लास सिटीजन राइट भी नहीं है, कोई
राइट्स ही नहीं है, इस प्रकार की उनकी अवधारणा थी। तो फिर ये 3-4 लाइन जिसमें राष्ट्रवाद अगर है तो कैसा होना चाहिए हिंदू राष्ट्रवाद, तो हिटलर की तारीफ, हिटलर ने जिस प्रकार से यहूदी क्रिश्चियन संपन्न किया राष्ट्र बनाने के लिए, दिस वाज द एडवोकेसी ऑफ गोरवलकर। तो ये आप आपके बेसिक बाइबल को गांधी के हिंद स्वराज के साथ रखकर कैसे बात कर पाएंगे? तो ये मैंने जरा खिसक के बात की, लेकिन अगर आप genuinely, if you are in a search of an ideology, a sort of सुधार, तो आपको तहे दिल से ये सब सोचना होगा। आपको तो खैर सोचना होगा, आपको ये भी समझना होगा कि आप कुछ लोगों को पूरे वक्त मिसलीड कर सकते हैं, लेकिन सबको पूरे वक्त मिसलीड नहीं कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक चलेगा, ये सोचने वाली बात है। समन्वय समिति के दिग्गजों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर उसकी मिडल रंग भी जरा धर्म के बारे में सोचेंगी, someday I would advocate them to read the books and lectures of Chaturvedi Badrinath. That will make them realize कि धर्म क्या है और हम क्या कर रहे हैं। तो दे आर इन ग्रेट कंपनी ऑफ, अगर वो जानते हैं ये फिर भी करते हैं, तो दे आर इन ग्रेट कंपनी ऑफ दुर्योधन। पसंद अपनी अपनी। दुर्योधन ने कहा था कि धर्म क्या है मैं जानता हूं, लेकिन ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। तो अब ये अगर आपकी चॉइस है तो है, हम क्या करेंगे। यू आर कंडेम्ड टू चूज, वी आर कंडेम्ड टू चूज, बट द पॉइंट इज कि आप जरा सोचिए। आरएसएस के सिद्धांत को भी कहता ठीक है, लेकिन मैं जिन्होंने आरएसएस को और ये नए दौर में कुछ समर्थन की रूप में सोचने शुरू किया, वो भी अगर ये बेसिक बात को सोचे तो उनको पता चलेगा कि ये एक विपरीत दिशा में जाने वाली बात है, जिसका सीधा परिणाम, नेट रिजल्ट क्या है। आप देश में कॉम्पिटिटिव कम्युनिज्म को बढ़ावा देंगे, आप पूर्ण बहुमत प्राप्त करेंगे, लेकिन ये पूर्ण बहुमत ऐसा होगा जिसमें लोग विचार के आधार पर बटे नहीं होंगे, लोग कौम के आधार पर, धर्म कौम के आधार पर, धर्म मैं चालू अर्थ में लगाता हूं, तो धर्म कौम के अर्थ में लोग बटेंगे, इन स्पाइट ऑफ योर ग्रेट एंड वास्ट बहुमत। अभी अपने प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सेंटेनरी पर व्याख्यान दिया, फिर आप रविंद्रनाथ की भूमि पर भी गए और वहां कुछ बातें की। अगर आप अलीगढ़ से जामिया का अलग होना क्यों हुआ उस पर गौर फरमाएंगे, और फिर जामिया का जो कंट्रीब्यूशन उस पर गौर फरमाएंगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी संस्कृत स्कॉलरशिप ये हो सकती है, और ये मेरे बचपन में इट वाज रिवोल्यूशन 1950 की बात करता हूँ, जब दिवेटिया साहब यहाँ फर्स्ट वाइस चांसलर के नाते है, गुजरात यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर। तो मैंने स्कूल में 4th-5वीं कक्षा का स्टूडेंट होगा मैं शायद, तो मैंने अखबार में उनका बायोडेटा पढ़ा, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप फलसफा पढ़ाते थे। तो यानी ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसकी अपनी एक तवारीख है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। जैसे जेएनयू की, उसमें मैं नहीं जाता हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार की तकरीर अलीगढ़ उसकी सेंटेनरी पर की,
और जिस प्रकार की तकरीर आपने रविंद्रनाथ की भूमि पर की, जाके की, आपने की, वैसे आप एक्सटेम्पर बोलते हैं, लेकिन आपके वक्तव्य के लेखक भी होंगे, तो जिन्होंने ये पॉइंट्स आपको दिया होगा वगैरह, तक्षशिला और नालंदा का भौगोलिक फर्क समझकर होपफुल्ली, तो आप पाएंगे कि रविंद्रनाथ या सर सैयद अहमद किसी से भी कोई भी कसौटी पर आपकी विचारधारा टिकती नहीं है। मैं अभी सैयद अहमद या रविन्द्रनाथ किसी के समर्थन के नहीं, लेकिन आप अगर इस सेंटेनरी पर बोलते हैं और उसको एक बड़ा इवेंट बनाते हैं, तो आपको और हमें सोचना चाहिए कि इसमें सही मायने में क्या है। एक अंतिम मूल्य एक आध मिनट में करके मैं अपने भाई दुर्गेश भाई के लिए मैदान खाली करूंगा। लेकिन क्या है कि वैक्सीन की बात तो चलती रहती है, तो अभी शायद पिछले 2-3 मिनट में भी कोई नई बात आ जाए तो दुर्गेश भाई विल टेक केयर। तो मैं इनको जरा 2-3 मिनट का समय और मैंने दे दिया ताकि ये उसको जरा ले सके। तो ये बात मैंने जो शुरू की है लेकिन खत्म नहीं की है, मैं इस सारी बात को भारतवर्ष की स्वराज साधना के उसमें रखना चाहता हूं। दैट विल हेल्प अस रियलाइज कि हम स्वराज के रास्ते पर से कहाँ जाना था और हमारा वर्तमान नेतृत्व उससे कहाँ भटक गया है। 36 का मामला है, बट लेटर ऑन। धन्यवाद। નમસ્તે પ્રકાશભાઈ અને રથ દાદાને પણ નમસ્તે. રથ દાદાએ અને પ્રકાશભાઈએ રાજકારણ, ધર્મ, ધર્મમાં રાજકારણ, રાજકારણમાં ધર્મ, બધા વિશે એટલી બધી વાતો કરીને કે એમ થાય છે કે અપચો ના થઈ જાય મને તો સારું. અને હવે મારે વિજ્ઞાન પર વાતો કરવાની છે અને બે રાજકારણ, ધર્મ અને વિજ્ઞાનનો મારા ખ્યાલે, મારા મતે તો એવો નોન ઓવરલેપિંગ મેજેસ્ટીરિયા છે કે હું તો સાંભળતા સાંભળતા અડધું ભૂલી ગયો કે આ ધર્મ અને તત્વજ્ઞાન જ જીવન લાગે છે, બાકી વિજ્ઞાન તો ચાલ્યા કરે. અને પ્રકાશભાઈએ છેલ્લી 2-3 મિનિટ આપી દીધી તો સારું થયું. મને આમ પાછું વિજ્ઞાનમાં પાછું આવતા એ 2-3 મિનિટ બહુ કામમાં લાગશે. તો હવે આપણે આ સાંપ્રત પરિસ્થિતિમાં વિજ્ઞાન વિશે વાત ચાલુ કરીશું. એમ તો નોન ઓવરલેપિંગ મેજેસ્ટીરિયા હોવો જોઈએ વિજ્ઞાન ને રાજકારણનો, પણ વિજ્ઞાનમાં થોડી રાજકારણે ઘૂસ મારી છે અને એના કારણે મને આજે બોલવાનો મોકો મળ્યો છે. તો સૌથી પહેલા તો કોન્ટ્રોવર્સી શેને લીધે થઈ છે એના વિશે વાત કરીશું અને શેને અપ્રુવલ મળ્યું છે એના વિશે વાત કરીશું. સેન્ટ્રલ ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા ડૉક્ટર વર્મા છે, એમના આગેવાની હેઠળ CDSCO સેન્ટ્રલ ડ્રગ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એની સ્પેશિયલ સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ કમિટીની મીટિંગ કોવિડને લઈને દર નિયત અંતરે થતી રહે છે. એની 30મી છેલ્લી 3 મીટિંગ 30મી ડિસેમ્બર, 1લી જાન્યુઆરી અને 2જી જાન્યુઆરી, આ 3 દિવસે થઈ હતી છેલ્લી 3 મીટિંગ્સ. એમાંથી 1લી જાન્યુઆરીના જે મીટિંગ થઈ હતી એ લોકોની કોવિડ રિલેટેડ 134મી મીટિંગ હતી. એમાં ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી અને બ્રિટિશ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની એસ્ટ્રાઝેનેકા, એ બંને દ્વારા કમ્બાઇન્ડ રીતે જે વેક્સિન બનાવવામાં આવી છે અને જેને ભારતની સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત માટે પ્રોડ્યુસ કરી રહી છે, એને ઇમરજન્સી યુઝ ઓથરાઇઝેશન આપવામાં આવ્યું. ધ્યાનમાં રાખીને
એ ધ્યાનમાં રાખીને કે આ કંપનીએ એપ્રિલથી લઈને નવેમ્બર સુધી એટલે કે લગભગ 7-8 મહિના સુધી એ કંપનીએ ફેઝ 1, ફેઝ 2 અને ફેઝ 3 ટ્રાયલ્સ કર્યા છે. એ ઉપરાંત આજે ફેઝ 1, 2 અને 3 ટ્રાયલ્સ થયા, એ ત્રણેય ટ્રાયલ્સ વિશ્વખ્યાત લાન્સેટ જર્નલમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા હતા. ફેઝ 2 ટ્રાયલ નવેમ્બર મહિનામાં પ્રકાશિત થયો હતો અને ફેઝ 3 ટ્રાયલ ડિસેમ્બર મહિનામાં પ્રકાશિત થયો હતો. એ બધો ડેટા ધ્યાનમાં રાખીને એ ઉપરાંત ભારતમાં અપ્રુવલ લેવાનું છે, એટલા માટે ભારતમાં પ્રોડક્શન કરતી સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાએ ભારત સ્પેસિફિક, ભારતના લોકો માટે જ સ્પેસિફિક હોય એવો બીજો પેરેલલ ટ્રાયલ ફેઝ 2-3 પેરેલલ ટ્રાયલ બીજા 1600 લોકો પર ઓગસ્ટ મહિનાથી ચાલુ કર્યો છે. તો આ તમામ ટ્રાયલ્સ અને એ તમામ ટ્રાયલ્સના ડેટાને ધ્યાનમાં રાખીને, સેફટી પ્રોફાઇલ ધ્યાનમાં રાખીને, ઇમ્યુનોજેનિસિટી ધ્યાનમાં રાખીને અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી ફેઝ 3ની એફિકસીને ધ્યાનમાં રાખીને ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયાએ આ ઓક્સફર્ડ ની વેક્સિન કે જેનું વૈજ્ઞાનિક નામ CHAdOx1 નોવેલ કોરોના વાયરસ 19 સો CHAdOx1 નોવેલ કોરોના વાયરસ 19 વેક્સિન છે, એને ઇમરજન્સી યુઝ ઓથરાઇઝેશન આપ્યું છે. થોડું આ વેક્સિન વિશે થોડું વધારે કહી દઉં તો ઓવરઓલ આ વેક્સિનની એફિકસી સમગ્ર ટ્રાયલની ઓવરઓલ એફિકસી 70% છે, જે ફેઝ 3 ટ્રાયલ્સ કે જે યુકેમાં 2 અલગ અલગ ટ્રાયલ, એ ઉપરાંત બ્રાઝિલમાં મોટો ટ્રાયલ હતો અને સાઉથ આફ્રિકામાં બીજા લગભગ 2,500 લોકોનો ટ્રાયલ હતો. તો બધું મળીને ફેઝ 3 ટ્રાયલમાં આશરે 24,000 લોકોએ ભાગ લીધો હતો. ઇટ વોઝ અ રેન્ડમાઇઝડ ડબલ બ્લાઇન્ડેડ કંટ્રોલ્ડ ટ્રાયલ. સો દેટ મીન્સ કે 24,000 લોકોએ ભાગ લીધો હતો, તેમાંથી 12,000 લોકોને આશરે 12,000 લોકોને વેક્સિન આપવામાં આવી હતી અને બાકીના 12,000 લોકોને પ્લસીબો આપવામાં આવ્યો હતો. પ્લસીબો તરીકે અનરિલેટેડ વેક્સિન આપવામાં આવી હતી. આ અનરિલેટેડ વેક્સિન આપવામાં આવે છે અથવા તો સલાઈન આપવામાં આવે છે. આ ટ્રાયલમાં પ્લસીબો તરીકે મેનિંગોકોક્સલ વેક્સિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. After all these 3 trials, the vaccine was found to be safe and tolerable at par with the placebo group. So safety નો કોઈ ઇશ્યુ નહોતો, tolerability નો કોઈ ઇશ્યુ નહોતો. સાઇડ ઇફેક્ટ્સ જોવા મળી છે, બટ those side effects were પેઇન એટ લોકલ સાઇટ, એટલે જ્યાં ઇન્જેક્શન માર્યું હોય, વેક્સિન ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર ઇન્જેક્શનથી આપવામાં આવે છે. સો જે જગ્યાએ ઇન્જેક્શન માર્યું હોય તે જગ્યાએ દુખાવો, તાવ આવવો, માથું દુખવું કે મસલ એક, આ સાધારણ સાઇડ ઇફેક્ટ જોવા મળી હતી અને એના માટે દર્દીઓને ઘણી જગ્યાએ આફ્ટર ફીવર, ઘણી જગ્યાએ પ્રોફિલેક્ટિક તરીકે પેરાસિટામોલ દવા આપવામાં આવી હતી. So overall efficacy, as I said, was found to be at 70%, which means કે કંટ્રોલ ગ્રુપમાં જેટલા લોકોને કોરોના વાયરસના ઇન્ફેક્શન જોવા મળ્યા એનાથી વેક્સિન વાળા ગ્રુપમાં 70% ઇન્ફેક્શન ઓછું જોવા મળ્યું. હવે હું એક્ઝેક્ટ આંકડાની વાત કરું તો અને જ્યાં સુધી આ ફેઝ 3 નો ઇન્ટરિમ ડેટા પબ્લિશ થયો ત્યાં સુધીમાં જે ટ્રાયલ છે એમાં ટોટલ 23,848 લોકોએ ભાગ લીધો હતો, પણ જ્યાં સુધી ડેટા પબ્લિશ થયો ત્યાં સુધી મીડિયન ઓન એવરેજ 3.4 મંથ્સનો ડેટા જો કલેક્ટ થયો હોય તો એ જે તે વોલેન્ટિયરના ડેટાને ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવ્યો હતો. સો it gives a good 3 to 4 months period after the vaccination is done. તો આશરે 11,000 લોકોનો ડેટા લેવામાં આવ્યો હતો, જેમાંથી 11,500, જેમાંથી 5,800 જેટલા લોકો વેક્સિન ગ્રુપમાં હતા અને 5,800 જેટલા લોકો પ્લસીબો ગ્રુપમાં હતા. આ 5,800 માંથી પ્લસીબો ગ્રુપ વાળામાં
101 લોકોને ઇન્ફેક્શન જોવા મળ્યું હતું, 10 લોકોને સિવિયર ઇન્ફેક્શન હતું. એની કમ્પેરિઝન જો વેક્સિન વાળા ગ્રુપ જોડે કરીએ તો એ ગ્રુપમાં 5800 માંથી 30 લોકોને ઇન્ફેક્શન જોવા મળ્યું હતું અને એ પૈકી એક પણ ને સિવિયર કોવિડ ઇન્ફેક્શન જોવા નહોતું મળ્યું. એક પણ વ્યક્તિને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની જરૂર નથી પડી. વેક્સિન વાળા ગ્રુપમાં 2 જણાને સિવિયર કોવિડ થયા હતા, એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ પણ થયું હતું. સો વેક્સિન ઇઝ safe, tolerable and efficacy overall of up to 70%. હવે એમાં અમુક માઇન્યુટ તો ના કહેવાય પણ એ 70% આંકડો પહોંચવામાં કેટલીક ટેકનિકાલિટીઝ છે, જેમ કે જે ગ્રુપમાં 2 ફૂલ ડોઝ આપવામાં આવ્યા હતા એમાં એફિકસી 60% 62% જોવા મળી છે, જેમાં પહેલા અડધો ડોઝ અને પછી આખો ડોઝ આપવામાં આવ્યો એમાં એફિકસી 90% છે. જે લોકોમાં 6 અઠવાડિયાથી પહેલા બીજો ડોઝ આપવામાં આવ્યો એમાં એફિકસી 60%ની 55 થી 60%ની આસપાસ છે. જે લોકોમાં બીજો ડોઝ 8 અઠવાડિયા પછી આપવામાં આવ્યો હતો એમાં એફિકસી as compared to the first group વધારે છે. But overall the efficacy was found to be at 70%. હવે આ જે ડિસ્ક્રેપન્સીસ હતી એનો વધારે ડેટા પામવા માટે આગળ ટ્રાયલ ચાલી રહ્યો છે અને અત્યારે ઇન્ટરિમ ડેટા જ પબ્લિશ થયો છે અને બાકીનો ડેટા જેમ જેમ સમય આવતો જશે એમ મળતો જશે. બીજી એક વાત કરવાની કે આ વેક્સિનના ટ્રાયલમાં they were finding out infections of COVID and not just disease of COVID. ફાઇઝર અને મોડર્નાની જે ફાઇઝર અને મોડર્નાનો જે ટ્રાયલ થયો જેમાં 94-95% એફિકસી આપવામાં આવે છે એમાં માત્ર ને માત્ર સિમ્પ્ટોમેટિક વોલન્ટિયર્સના જ ટેસ્ટ કરવામાં આવતા હતા અને ઇફ દે વર ફાઉન્ડ ટુ બી પોઝિટિવ their data was included. જ્યારે ઓક્સફર્ડના ટ્રાયલમાં જે યુકેમાં થયો છે તેમાં દરેક વોલન્ટિયરનો દર અઠવાડિયે સ્વાબ ટેસ્ટ કરવામાં આવતો હતો. તો એવા લોકોનો કોવિડ પોઝિટિવ પણ પકડવામાં આવ્યો હતો કે જે લોકો એસિમ્પ્ટોમેટિક હોય. So that means that efficacy is really good for this vaccine and it's a good news for એ ભારત માટે ખરેખર સારા સમાચાર છે કે ભારતની કંપની આ વેક્સિન બનાવી રહી છે અને બહુ જલ્દી ભારતમાં આ વેક્સિન અવેલેબલ થશે. આઈ એક્સપેક્ટ કે બિંગ અ ફ્રન્ટ હેલ્થકેર વર્કર આવતા 1 થી 1.5 મહિનામાં મને એટલીસ્ટ પહેલો ડોઝ મળી જશે. એ પછી બીજો ડોઝ હાલ ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઇન્સ તો એવી છે કે બીજો ડોઝ 28 દિવસ પછી મળવો જોઈએ. બટ ઇન ધ ટ્રાયલ ઇટસેલ્ફ the trial showed that if the second dose is given after 8 weeks, it has a better efficacy. So that may be subject to change, but we are hopeful that that all the frontline workers will receive the first dose within a month or month and a half, and then it will be open for general population. હવે બીજી જે વેક્સિન જેને રિસ્ટ્રિક્ટેડ ઇમરજન્સી યુઝ ઓથરાઇઝેશન મળ્યો તે છે ભારત બાયોટેકની કોવેક્સિન. સો ઓક્સફર્ડની જે વેક્સિન છે ઇટ્સ અ વાયરલ વેક્ટર ડિસીઝ. ચિમ્પાન્ઝીમાં ઇન્ફેક્શન કરતા એડેનોવાયરસ માં કોરોના વાયરસનું સ્પાઇક પ્રોટીન ઇન્સર્ટ કરીને વેક્સિન બનાવવામાં આવી છે, જ્યારે which is a new technique, relatively new technique, and it has never been approved before. ભારત બાયોટેકની જે વેક્સિન છે તે આઈસીએમઆરની અંડરમાં નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વાયરોલોજીની લેબ આવે છે. તો ભારત બાયોટેક અને નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વાયરોલોજીએ મળીને આ વેક્સિન બની છે. નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વાયરોલોજી આઇસોલેટેડ ધ વાયરસ in May, June, and then the animal studies were done. Preclinical data was generated, and after that in August of last year the first phase 1 trial of Bharat Biotech was started, and then phase 2 was started. અત્યાર સુધી ઓક્સફર્ડના ટ્રાયલના ફેઝ 1 1 2 3 ત્રણેયના
ત્રણેયના જે રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે એ લાન્સેટમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે. ભારત બાયોટેકના ફેઝ 1 અને 2 જ અત્યાર સુધી પત્યા છે અને એ ફેઝ 1 અને 1 અને 2 ના જે પરિણામો છે એ હજુ સુધી કોઈ પણ જનરલમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા નથી. They must have been submitted to the drug counselor, drug controller general, but they are not made public or they have not been published in a journal for peer review or for wider public use. CTRI ની જે વેબસાઇટ છે, ભારત સરકારની જે ટ્રાયલ રજિસ્ટ્રીની જે વેબસાઇટ છે એના પર જઈને જો ખણખોદ કરીએ તો એવું મળે છે કે ફેઝ 1 અને ફેઝ 2 માં મળીને ભારત બાયોટેકે કુલ 1200 ને લગભગ 1250 જેટલા વ્યક્તિઓનો સમાવેશ કર્યો હતો અને જેના રિઝલ્ટ્સ 2 થી 3 મહિનાના રિઝલ્ટ્સ એ લોકોએ કન્ક્લુડ કરીને DGCI ને મોકલ્યા હશે. એ પછી ફેઝ 3 ની ટ્રાયલની મંજૂરી મળી હતી, જેમાં ભારત બાયોટેક 25,800 જેટલા વોલેન્ટિયર્સને સામેલ કરવાનું હતું અને જ્યારે બીજી તારીખે જ્યારે અપ્રુવલ મળ્યું ત્યાં સુધી 22,000 અને એ પછીના 1-2 દિવસમાં બીજા 500 જેટલા લોકોને રિક્રુટ થયા હતા. સો છેલ્લા 2,000 જેટલા વોલેન્ટિયર્સને રિક્રુટ કરવાના બાકી છે. બીજું મેઇન ઇશ્યુ જે કોન્ટ્રોવર્સી થઈ છે એ આ ભારત બાયોટેકની વેક્સિનને જે અપ્રુવલ મળ્યું છે એ ફેઝ 3નો ઇન્ટરિમ ડેટા પબ્લિશ કર્યા પહેલા જ મળી ગયું છે. ભારતમાં આ પહેલા ઇમરજન્સી યુઝ ઓથોરાઇઝેશન પણ એક પણ વેક્સિનને આપવામાં આવ્યું નથી. તો જે ઓક્સફર્ડની વેક્સિનને ઇમરજન્સી યુઝ ઓથોરાઇઝેશન મળ્યું, દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ ઇન ઇન્ડિયા. અને આ જે વેક્સિનને ભારત બાયોટેકની કોવેક્સિનને જે મંજૂરી મળી છે એ તો ઇમરજન્સી યુઝ ઓથોરાઇઝેશન છે અને ઉપરની દ્રષ્ટિએ જોતા એવું લાગે કે DGCI એ ઉતાવળ કરી હોય એવું જણાય છે. અલબત્ત તેમણે એમની જે રિમાર્ક્સ છે એમાં એવું નોંધ્યું છે કે this approval is being given in restricted mode, in clinical trial mode, with abundant caution and to be followed up with further data. પણ તે છતાં પણ આ બધા જે શબ્દો વપરાયા છે એ શબ્દો મેડિકલ સાયન્સમાં સામાન્ય રીતે વાપરવામાં આવતા નથી. એ શબ્દોનો અર્થ શું થાય છે એ પણ DGCI દ્વારા ખુલાસો કરવામાં આવ્યો નથી. એ વાત છે કે ICMR ના ડોક્ટર બલરામ ભાર્ગવ અને ડોક્ટર રણદીપ ગુલેરિયા એ બંને આજે અપ્રુવલ આવ્યું એ પછી આનું એક્સપ્લેનેશન આપવા માટે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી. પણ સવાલ ત્યાં ને ત્યાં જ આવીને ઊભો રહે છે કે એફિકસીનો ડેટા ના હોય તો અપ્રુવલ કેવી રીતે આપી શકાય. એમાં પણ જ્યારે છેલ્લી 2 મીટિંગ્સ થઈ હતી 30મી ડિસેમ્બરે અને 1 જાન્યુઆરીએ, કોવેક્સિન અપ્રુવલ 2 તારીખે મળ્યું. 30મી ડિસેમ્બર અને 1 જાન્યુઆરીએ જ્યારે સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ કમિટીની જે મીટિંગ થઈ હતી તેમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે ભારત બાયોટેકે પૂરતો ડેટા આપ્યો નથી અને એફિકસીનો ડેટા આપવામાં આવશે એ પછી અપ્રુવલ મળશે અને એ પછી અચાનક 2 તારીખે અપ્રુવલ આપી દેવામાં આવ્યું હતું. ભારત બાયોટેક ઇઝ અ રેપ્યુટેડ કંપની અને જે સેફટી અને ઇમ્યુનોજેનિસિટીના જે ટ્રાયલ્સ થયા છે અને ભારત બાયોટેકે જે વિજ્ઞાન પર આધારિત આ રસી બની છે તે જોતા આપણે એવી આશા રાખીએ કે આ રસી વિશ્વની સારામાં સારી રસીઓની સમકક્ષ ઊભી રહી શકે એવી રસી બને. પણ મેડિકલ જગત એ લાઇકલીહુડ પર કે આશાઓ પર નથી ચાલતું. ઇટ નીડ્સ ડેટા, ઇટ નીડ્સ કન્ક્લુઝિવ ડેટા, ઇટ નીડ્સ ડેટા ધેટ કેન બી પીયર રિવ્યુડ અને કોવેક્સિનના કેસમાં આમાંનું કંઈ પણ અવેલેબલ નથી. સો આઈ વુડ ફોર નાઉ, જો મને કોઈ ઓપ્શન આપે કે તું અત્યારે કોવિશિલ્ડ લે કે કોવેક્સિન લે, તો આઈ વુડ ઓબ્વિયસલી
choose Covishield over Covaxin. Hopefully the data for the interim data for the phase 3 trial of Covaxin will come out and will be published in a reputed journal, and then the people of India can be more trusting in the government authority. Because એક વાત છે કે વેક્સિન બનાવવું જે છે એ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટનું કામ છે અને એ ભારતીય કંપનીઓ કરી શકે છે એવું એમણે બતાવ્યું છે. બટ જે વેક્સિનેશન ડ્રાઈવ છે that is about the trust of public in vaccines safety and efficacy. અને આ જે ઉતાવળ થઈ છે એ ઉતાવળ કયા કારણોસર થઈ છે એ આપણને ખ્યાલ નથી, પણ ઉતાવળ થઈ છે એ વાત ચોક્કસ છે. અને આ ઉતાવળને કારણે અને એને 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 જો આપણે નામ આપવું હોય તો વેક્સિન નેશનલિઝમ કે રાષ્ટ્રવાદ, રસીકરણનું રાષ્ટ્રવાદ એવું કંઈ નામ આપી શકે, પણ જો એ રાષ્ટ્રવાદના કારણે રાષ્ટ્રવાદની લાયમાં જનતાનો ટ્રસ્ટ રસીની સેફટી અને એફિકસીમાં ના આવતો હોય તો એવું રાષ્ટ્રવાદ કદીએ મંજૂર ના હોઈ શકે. બસ મારે આ બે વેક્સિન વિશે આટલું કહેવું હતું. એ સિવાય કેડિલા, અમદાવાદની કેડિલા ફોર્મ છે એને ફેઝ 1 અને 2 ટ્રાયલ્સ ના તારણો એ DGCI ને આપ્યા હતા અને એ વેક્સિનને પણ phase 3 ટ્રાયલ માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. સો ઝાયડસ કેડિલા વિલ ઓલ્સો બિગિન ઇટ્સ ટ્રાયલ ઇન શોર્ટ ટાઈમ. એ આ બંને કરતા એ પાછી સાવ અલગ પ્રકારની વેક્સિન છે. ઇટ ઇઝ અ DNA વેક્સિન વિચ હેઝ અ નોન રેપ્લિકેટિંગ પ્લાઝમિડ DNA અને એના આધારે ઇમ્યુનોજેનિસિટી પેદા થાય છે. સો મારે આ 3 વેક્સિન વિશે આટલું કહેવું હતું. હવે કોઈને સવાલ હોય તો હું સવાલનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરું. સો હિદાયતભાઈ પરમારે સવાલ પૂછ્યો છે કે સિગ્નિફિકન્ટ નંબર્સ એફિકસી ડેટા એન્ડ બિટવીન ધ ચોઇસીસ વિચ વુડ બી પ્રિફરેબલ. એફિકસી ડેટા બે પૈકી એક જ વેક્સિનનો અવેલેબલ છે. એક જ વેક્સિનનો બીજી વેક્સિનનો હજુ ડેટા આવ્યો જ. ઇટ ઇઝ નોટ અવેલેબલ બીકોઝ ધ एफिकेसी डेटा जो कोवैक्सीन है उसका अवेलेबल ही नहीं है. अवेलेबल इसलिए पब्लिकली अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो डेटा अभी तक जनरेट ही नहीं हुआ है. कोवैक्सीन का जो ट्रायल था फेज 3 का वो शुरू हुआ था नवंबर में. ऑक्सफोर्ड का जो फेज 3 का जो ट्रायल था वो शुरू हुआ था अप्रैल मई में एंड इट टुक टिल नवंबर टू फाइंड दैट डेटा. नवंबर तक 7-8 महीने तक वो ट्रायल चला फेज 3 का एंड at the time of publication the median follow-up was of 3.4 months. So after vaccinating उन्होंने एटलीस्ट 3.4 मंथ्स तक दोनों ग्रुप्स को फॉलो किया, बोथ द कंट्रोल ग्रुप एंड द वैक्सीनेशन ग्रुप. जो कोवैक्सीन का जो फेज 3 ट्रायल है उसको शुरू हुए ही अभी तक 2 महीने हुए हैं. It needs to be followed up for at least 4 months to produce even interim data. So efficacy तो अवेलेबल ही नहीं है. अवेलेबल ना मेरे आपके पास तो अवेलेबल है ही नहीं, DGCI के भी पास नहीं है. Even the company itself doesn't have data because that time hasn't elapsed. So Covaxin is safe and इट इज इम्यूनोजेनिक विच मीन्स के जो फेज 1 एंड 2 ट्रायल हुए थे उसमें सेफ्टी के कोई इश्यूज नहीं थे एंड इट प्रोड्यूस इम्यूनोजेनिसिटी विच मीन्स के इट शोड दैट द वैक्सीन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एंड टी सेल रिस्पॉन्स. अभी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स मेजर किया जाता है IgG डन बाय ELISA, एंटीबॉडी अगेंस्ट COVID-19, G type of antibody against coronavirus, that is done by
ELISA, and then C-TEL response is done by interferon gamma immunotest. So in Oxford trial, both these tests were done periodically, IgG antibody and interferon gamma test for T cell immunity. But that data was collected for 7 months for all patients combined. It averaged out at 3.4 months. For Bharat Biotech, the trial has started since November only, so the time hasn't elapsed, so efficacy data isn't available. So I would rather go for Covishield than for Covaxin as of now. If I were to get after 2-3 months and by that time efficacy data of Covaxin is available, I would have to think. AstraZeneca vaccine, which doses are they giving to? Full? First, I will answer the third question. Sputnik 5 and Sinovac vaccine efficacy data is not available. Then coming to the first question, AstraZeneca vaccine, they are going to give full because the approval is for full. The trial was originally designed for full dose, so the approval is for 2 full doses, 5 times 10^10 viral particles to be given on day 1 and day 29. So 28 days apart. And Bharat Biotech, now coming to the second question, the vaccine, how can it be approved? And that is the question, how can it be approved? It was approved, we don't know how, but it was approved for a restricted use in emergency. The safety is good, immunogenicity is good, so hopefully it will be efficacious, and we wait for the data. Any other question? Okay, I'll try to explain in English. For Covaxin, third phase of the trial is not complete. They have recruited more than 22,000 people, and some of my family members in Ahmedabad have taken 2 doses of that vaccine, but the trial is still ongoing. It just started, it hasn't been completed, so the data is not available, not even interim data. The full data, usually ideally the phase 3 trial should last for 1 year. Even for Oxford vaccine, it should last for 1 year, and they have continued to collect data. But they have published, for Oxford vaccine, they have published interim data at average 3.4 months. That time hasn't elapsed for the patients in Covaxin, so efficacy data is not yet available. For Oxford vaccine, the phase 3 trial consisted of 23,848 patients spread over two separate trials in UK, one in Brazil and one in South Africa. 2 doses were given. In some patients they were given at 6 weeks apart. Some patients they were given at more than 8 weeks apart. Okay, any other question? हिंदी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का जो फेज 3 का ट्रायल हुआ था वो यूके में 2 अलग अलग ट्रायल्स यूके में हुए थे, एक ट्रायल ब्राजील में हुआ था, एक ट्रायल साउथ अफ्रीका में हुआ था। कुल मिलाकर 23,848 वॉलंटियर्स को शामिल किया गया था, जिसमें से आधों को वैक्सीन लगी थी, आधों को मेनिंगोकोकल वैक्सीन विच इज अनरिलेटेड वैक्सीन लगी थी। जब तक डेटा पब्लिश हुआ तब तक 11 जो डेटा पब्लिश हुआ तो कट ऑफ डेट के मुताबिक 11,500 लोगों का डेटा उसमें शामिल किया गया था, जिसमें से 5,800 को वैक्सीन लगी थी, 5,800 को मेनिंगोकोकल वैक्सीन लगी थी। जो वैक्सीन जिन लोगों को लगी थी उनमें से 30 लोगों को कोरोना हुआ था।
एक भी आदमी को सीवियर कोरोना नहीं हुआ था। जिन लोगों को मेनिंगोकोकल वैक्सीन लगी थी यानी कि प्लेसिबो लगी थी, उसमें से 101 लोगों को कोरोना हुआ था। 10 लोगों को, उसमें से 10 लोगों को सीवियर था, एक की मौत हुई थी। So the conclusion comes down at 70% efficacy for the Oxford vaccine in total, कुल मिला के 70% efficacy। कोवैक्सीन का जो फेज 3 ट्रायल है, इट इज ऑन गोइंग। उनका प्लान है 25,800 वॉलंटियर्स को शामिल करना, जिनमें से आधों को वैक्सीन, आधों को प्लेसिबो दिया जाएगा। अभी तक एज पर लेटेस्ट ऑफिशियल नंबर 22,500 पीपल वर इंक्लूडेड, जिनमें से कईयों को दोनों शॉट्स लग चुके हैं। मेरे खुद के कुछ फैमिली मेंबर्स है अहमदाबाद में, दे हैव पार्टिसिपेटेड, उन्होंने ये ट्रायल में भाग लिया है। दे हैव बीन, उनको दोनों शॉट्स लग चुके हैं। बट वी हैव टू वेट फॉर द एफिकेसी डेटा, जो 3 से 4 महीने और ले सकता है आने में। और कोई सवाल? हेलो, और कोई सवाल? ओके, थैंक यू।